हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द रेलवे पायलट। आपको अगर मेरा एफर्ट अच्छा लग रहा है, मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है उनके साथ शेयर करें। ये होगा हमारे मॉडर्न हिस्ट्री लेक्चर का पार्ट 3। चलिए शुरू करते हैं। का ब्रिटिश गवर्नमेंट एक प्रस्ताव रखती है जिसको ऑब्वियसली सब इनकार करते हैं। तो वहाँ के लोग सहमत नहीं थे इस डिसीजन से, इसीलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल वहाँ पे जाते हैं, उनका अधिनित्व करते हैं। और वुमेन ऑफ बारदोली जो महिला थे बारदोली की, उन्होंने उनको सरदार का टाइटल जो है वो दिया था वहीं वहीं पे बारदोली सत्याग्रह के सक्सेस के बाद। तो ऑब्वियसली वो जो 22% जो टैक्स इंक्रीज का आइडिया था, अंग्रेज ब्रिटिश गवर्नमेंट वापस लेती है। फिर 1930 में शुरू होता है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जो करता है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस उसको रिजेक्ट करता है। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को आईएनसी रिजेक्ट करती है और दांडी मार्च शुरू करती है 1930 में। ये मार्च शुरू होता है मार्च 12 को। ये पूछ लिया जाता है कि दांडी मार्च किस किस पर्टिकुलर डेट में शुरू किया गया था, तो 12 मार्च को 1930 में साबरमती आश्रम से स्टार्ट होती है और ये खत्म होती है अप्रैल 6 को दांडी से। ये अप्रॉक्स 200 माइल्स का जो सफर है, 200 माइल्स का सफर गांधी जी और उनके सहकर्मी मिलकर तय करते हैं। इट वाज ए सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट। ये क्या करते हैं, सॉल्ट सत्याग्रह करते हैं। ये एक्चुअली पूरे देश में ये सत्याग्रह का मतलब लॉ ब्रेक करने का एक सत्याग्रह डिसोबीडिएंट मूवमेंट स्टार्ट होता है। यहाँ पे बोलते हैं कि हम जमींदारी सिस्टम नहीं मानेंगे, मतलब वेस्ट बंगाल वाले पार्ट में। यहाँ बोलते हैं कि हम रौतवाड़ी सिस्टम नहीं मानेंगे और यहाँ बोलते हैं कि हम कोई भी सॉल्ट लॉ या फिर जो भी नेचुरल लॉ जो भी होगा उसको नहीं मानेंगे। तो इसी तरह से सॉल्ट सत्याग्रह का स्टार्ट होता है। और यहाँ पे एक चीज़ और आपको याद रखनी है कि गांधी जी के जो सहकर्मी थे खान अब्दुल गफर खान, उनका नाम भी एक जोर-शोर से इस सॉल्ट सत्याग्रह में लिया जाता है। ये पेशावर से पेशावर जो कि प्रेज़ेंट डे पाकिस्तान में है, वहाँ से सत्याग्रह को स्टार्ट करते हैं और उनका सत्याग्रह भी बहुत ही सक्सेसफुल रहता है। खान अब्दुल गफर खान अ, दूसरे ऐसे पर्सन हैं जो कि इंडियन ना होते हुए अभी भी करंट पाकिस्तान के पर्सनैलिटी हैं। ये तो पहले तो पार्टीशन के सपोर्ट में नहीं थे, लेकिन बाद में जब पार्टीशन हुआ, ये पाकिस्तान चले गए थे। तो ये दूसरे ऐसे नॉन इंडियन हैं आफ्टर नेल्सन मंडेला, कि जिनको भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और क्या कंट्रीब्यूशन है वो, रेड शर्ट मूवमेंट रेड शर्ट मूवमेंट भी स्टार्ट करते हैं। तो ये सब अब्दुल गफर खान का योगदान रहेगा भारत इतिहास में। अब शुरू होता है जैसे कि मैंने कहा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930 में ही स्टार्ट होती है। रामस्वम एकदम और वाइसरॉय रहते हैं इंडिया में उनके लॉर्ड इरविन। तो इसका मेन मेन इसका जो एम था क्या था, टू डिस्कस कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स। सिमन कमीशन तो नहीं कर पाया था, तो ऑब्वियसली उसके बाद कुछ तो एक लाना था। तो ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के थ्रू, जो कि हर ईयर एंड में हुआ करता था, हर साल के 1930 में हुआ, 31 में हुआ, 32 में हुआ, तो ईयर एंड में ये रखा जाता था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। और सब लंदन में जाके बैठते थे और बैठ के डिस्कशन होता था कि क्या क्या प्रोसेस रहेगा। तो कांग्रेस ने पहले बताया कि हमारी मांगे अगर नहीं सुनोगे तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हम पूर्ण स्वराज की मांगे अगर नहीं मानोगे तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए कांग्रेस ने रिजेक्ट किया था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। किसने अटेंड किया था? बी आर अम्बेडकर ने अटेंड किया था। बी आर अम्बेडकर साहब ने अटेंड किया था और तेग बहादुर सप्रू ने अटेंड किया था इसको, तेग बहादुर सप्रू। ओके। जब अब लॉर्ड एविन जब देखे कि आईएनसी का कोई रिप्रेजेंटेशन ही नहीं था फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, वो बहुत हर्ट हुए, क्योंकि वो एक्चुअली में जेन्युइनली प्रयास कर रहे थे कि चीज़ों को एक मीडिएटिंग टर्म में लाया जाए। लेकिन फिर वो आए गांधी जी के साथ वो बैठे और उनको मनाया। तो गांधी जी की मांगे, कुछ-कुछ मांगे मानने के लिए भी तैयार हो गए। गांधी जी का तो पहला मांग ये था कि जिनको फोर्सफुली विदाउट एनी एनी एविडेंस कि ब्रिटिशर्स के खिलाफ कोई कॉन्स्पिरेसी का एविडेंस ना होने के बावजूद अगर किसी को जेल हुआ है तो उनको आज़ाद किया जाए। कोई वो कहते हैं कि गांधी जी ने भगत सिंह की फांसी को भी रोकने के लिए कहा था। नॉट श्योर दो। तो तो गांधी जी एग्री करते हैं और ये गांधी एविन पैक्ट साइन होता है 1931 में। और गांधी जी जाते हैं सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करने। लेकिन सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाके भी देखते हैं कि गांधी जी उनकी मांगे को स्वीकार नहीं किया गया। तो वापस से वो आके सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट सीडीएम चालू करते हैं। उन्होंने तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाने से पहले कराची सेशन हुआ था, कराची सेशन ऑफ 1931। 1931 यहाँ पे बंद कर दिया था सीडीएम। लेकिन वापस से आके जैसे उनकी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद उनकी मांगे नहीं मानी गई, तो वापस से आके वो सीडीएम चालू करते हैं। तो वापस से सबको धर-दबोच दिया जाता है। सबको जेल होती है। जो प्रोमिनेंट लीडर्स हैं, जो भी बड़े लीडर्स हैं, उनको जेल होती है। फिर थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी होता है। ऑब्वियसली आईएनसी वापस से बॉयकॉट करता है और वापस से बी आर अम्बेडकर और तेग बहादुर सप्रू, ये दोनों ऐसे लोग थे जो तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करते हैं। ओके, उसके बाद 1932 में आ जाता है कम्युनल अवार्ड। ये क्या है? वो जो उनके जो प्राइम मिनिस्टर थे रामेश्वर मैकडॉनल्ड, वो
बी आर अम्बेडकर साहब से खुश होके, क्योंकि उन्होंने सारा ही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड किया था, उनकी मांगे मानते हैं सेपरेट इलेक्टोरल फॉर डिप्रेस्ड क्लास। डिप्रेस्ड क्लास के लिए अलग इलेक्टोरल, मतलब अलग से ये अपने अपने नेता चुन सकते हैं, अलग से जो एससी एसटी कम्युनिटी के लोग हैं वो अलग से अपना वोट दे सकते हैं। ये अधिकार कम्युनल अवार्ड में दिया जाता है। लेकिन गांधी जी जैसे ही इसको सुनते हैं तो वो बहुत ही इससे इससे बहुत ही क्षुब्ध होते हैं, क्योंकि वो समझ जाते हैं कि ऑलरेडी मुस्लिम्स के लिए अलग सेपरेट इलेक्टोरल हो चुका है। तो और अगर एससी एसटी डिप्रेस्ड क्लास को अलग कर दिया जाएगा तो ये एक्चुअली इंडिविजुअल डिवीजन, डिवाइड एंड रूल को और बढ़ावा देगा। ये इंडिविजुअल डिवीजन को हमारे बढ़ाएगा। इसीलिए गांधी जी आमरण अनशन करने का घोषणा कर देते हैं। तो तब तब तक ऑलरेडी इरवाड़ा जेल में गांधी जी होते हैं, वहीं से वो अपना अनशन स्टार्ट करते हैं। जैसे बी आर अम्बेडकर को बात पता चलती है तो बी आर अम्बेडकर साहब गांधी जी से एक म्यूचुअल डिस्कशन करके एक पॉइंट पे आते हैं, वो हम बताएँगे बाद में आपको। ये आपको बी आर अम्बेडकर तो ये कॉमन लॉ को पहले एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि उन्हीं की माँग सुनी जा रही थी इसमें। तो पूना पैक्ट 1932 में आपका बिटवीन अम्बेडकर और गांधी जी होता है। क्या होता है एक्चुअली, गांधी जी उस समय अरोड़ा जेल में थे, तो इनके बिहाफ में मदन मोहन मालवीय जी इस पे साइन करते हैं। बेसिकली गांधी जी बोलते हैं कि आपको सेपरेट इलेक्टोरल का कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, हम अपना जो इलेक्टोरल है जिसमें जो सीट है वो डिप्रेस्ड क्लास के लिए बढ़ा देते हैं। तो अम्बेडकर साहब भी खुश हो जाते हैं और गांधी जी का भी जो एम था वो पूरा हो जाता है। इसीलिए ये एक आपका पूना पैक्ट साइन होता है और गांधी जी अपना डिसीजन है फास्ट टिल डेथ का उसको कैंसल करते हैं और वो सेपरेट इलेक्टोरल वाला बात है उसको भी कैंसल कर दिया जाता है और सीट को इंक्रीज़ कर दिया जाता है डिप्रेस्ड क्लास के लिए। ओके, अब आते हैं 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। तो यही यही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है 1935 का, इसमें क्या कहा जाता है कि सेंटर में डायरेक्ट चलाएँगे और प्रोविज़न्स या फिर स्टेट में डायरेक्टरी को खत्म किया जाएगा। ऐसे कुछ एक्ट्स लाया जाता है। बेसिकली साइमन कमीशन अपना रिपोर्ट जो 1930 में देता है उसको बेस करके ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बाद में लाया जाता है। एबोलिशन ऑफ डायरेक्टरी इन ऑन दिस प्रोविजंस एंड प्रोविजन को ऑटोनॉमी दी जाती है और सेंटर में डायरेक्टरी को लाया जाता है। उसमें से उस समय जो 11 आपका स्टेट्स है उसमें से 6 को बाइकैमरल किया जाता है। मतलब अपर हाउस और लोअर हाउस में बाँटा जाता है। तो ये सब होता है। उसके बाद से 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के आने के बाद 1937 में जनरल इलेक्शन शुरू होता है। जनरल इलेक्शन में 11 जो स्टेट्स थे, उसमें से 7 आईएनसी जीतती है बहुमत से, 7 में आईएनसी जीती है। ओके, अब होता है मैंने आपको जैसे बताया था कि 1938 में आईएनसी के प्रेसिडेंट बने थे आपके एस सुभाष चंद्र बोस। लेकिन 1939 आते-आते गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस के जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंस इतने बढ़ जाते हैं कि गांधी जी सुभाष चंद्र बोस को प्रेसिडेंट कैंडिडेट नहीं बनाना चाहते थे। इसलिए उसने पद उन्होंने उन्होंने और कांग्रेस के कुछ उनके साथियों ने आपके पत्तभी सीतारामैया जो थे, उनको सुभाष चंद्र बोस जी के अगेंस्ट में खड़ा किया था। लेकिन स्टिल सुभाष चंद्र बोस उस समय भारी वोटों से मतों से जीतते हैं। लेकिन गांधी जी उनको एज़ ए प्रेसिडेंट पसंद नहीं करते थे, वो इसलिए बाद में रिज़ाइन भी दे देते हैं और रिज़ाइन करके आईएनसी को छोड़ के उन्होंने अपना एक सेपरेट फ़ौज बनाया जिसको या सेपरेट अपना एक ऑर्गनाइज़ेशन बनाया जिसको आज हम आज़ाद हिंद फ़ौज के नाम से जानते हैं। ओके, ये सेम टाइम पीरियड में 1939 टू 1945 में चला था वर्ल्ड वॉर 2। दोनों 2 पावर्स थे इसके, एलाइड पावर एंड एक्सिस पावर्स। एलाइड पावर में कौन-कौन थे? फ्रेंच, ब्रिटेन, यूएसए, यूएसएसआर। आप देख रहे हैं कि सेकंड वर्ल्ड वॉर तक कैसे यूएसएसआर और यूएसए दोनों साथ-साथ लड़े थे, जो कि कट्टर दुश्मन हैं एक-दूसरे के, लेकिन तब वो लोग साथ-साथ ही लड़ा करते थे यूएसए, यूएसएसआर। तो एक्सेस पावर में कौन-कौन थे? जर्मनी, इटली और जापान। उस समय आपको पता होगा कि जर्मनी के जो थे एडोल्फ हिटलर, उन्होंने पोलैंड को इन्वेड कर दिया था और वहीं से वॉर का जो शुरुआत है वहीं से हुआ था। इस वॉर को अच्छा ये जो वॉर शुरू हुआ था ब्रिटिशर्स ने बिना आईएनसी के इंडियन नेशनल कांग्रेस के कोई भी किसी को भी इन्वॉल्व किए ये प्रचार कर दिया था या ये अनाउंसमेंट कर दिया था कि वर्ल्ड वॉर 2 में इंडिया जो है वो ब्रिटेन का साथ देगा। तो आईएनसी के जो नेता थे, आईएनसी के जो मिनिस्टर थे उन्होंने बोला क्या भाई ऐसे हम लोग हमको बिना बताए हम हमारा इन्वॉल्वमेंट कैसे आपने करा दिया? क्योंकि आईएनसी के तब तक ऑलरेडी जनरल इलेक्शन हो चुके थे इंडिया में। तो ऑलरेडी आईएनसी रिप्रेजेंट कर रहे थे, आईएनसी के मिनिस्टर इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो भाई इसीलिए आईएनसी के जितने भी मिनिस्टर हैं 1939 में सबने आपका रिज़ाइन दे दिया। ये आप देख सकते हैं आईएनसी मिनिस्टर्स रिज़ाइन्ड ड्यू टू दिस कि बिना पूछे हमारा इन्वॉल्वमेंट कैसे वर्ल्ड वॉर 2 में घोषित कर दिया गया क्योंकि हम तो न्यूट्रल रहना चाहते थे। एनीवेज़ तो ये वॉर फाइनली एंड होता है ट्रीटी ऑफ पेरिस के साथ और जो वॉर क्रिमिनल है वो जर्मनी को बताया जाता है। जर्मनी को इस वॉर का सारा ज़िम्मा दिया जाता है क्योंकि उन्होंने ही सबसे पहले पोलैंड को इन्वेड किया था। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं 1940 की तरफ जहाँ पे मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान रेज़ोल्यूशन को ऑलरेडी पास कर दिया था। वो क्या मुस्लिम लीग का ये था कि हाँ ठीक है, फ्रीडम तो चाहिए लेकिन हमको एक अलग स्टेट भी चाहिए जिसका नाम हम रखेंगे पाकिस्तान। तो वो टर्म ऑलरेडी मुस्लिम लीग ने अपना लिया था। ओके, फिर अब 1940 में उम, ऐसे ही ब्रिटिश कमज़ोर हो रहे थे क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे वर्ल्ड वॉर 2 में वो हिस्सा ले रहे थे, एक्टिव पार्टिसिपेशन था।
तो फाइनेंशियल क्राइसिस भी बहुत सारे आ रहे थे और साथ में आपका ये इंडिया वाला टेंशन भी उनके मन में था कि इतना सारा कम्युनल राइट्स और बहुत कुछ इंडिया में चल रहे हैं। तो इसलिए कुछ तो शांत करने के लिए इंडिया में वो लाते हैं अगस्ट ऑफर 1940 में। क्या बोला जाता है, उस समय वाइसरॉय थे रिंगटन। वो 1940 में वापस से इंडिया को बोलते हैं कि भाई आप डोमिनियन स्टेटस ले लो और ये जो है ये जो आपका डिसोबीडियंस मूवमेंट, ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ये सब बंद करो। लेकिन कांग्रेस उन्होंने कहते हैं क्या भाई भूल गए क्या 1929 में हम लोग जब लाहौर सेशन किए थे, उसी समय जिसको जेएल नेहरू ने प्रेसिडेंट किया था, उसी समय हमने कह दिया था कि डोमिनियन स्टेटस तो अब हमें नहीं चाहिए, अब हमें चाहिए जो है पूर्ण स्वराज। तो पूर्ण स्वराज। तो इसीलिए इसको रिजेक्ट करते हैं, आईएनसी इसको रिजेक्ट करती है, हम लोग को डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए। नेहरू क्या बोलते हैं उस समय कि ये जो डोमिनियन स्टेटस आप हमें दे रहे हो, इट इज़ डेड एज़ ए डोरनेल। जो आप हम कोई किसी डोर पे एक नील लगा के जिसमें कपड़ा हम टाँगते हैं, वो जैसे एक डेड है, उसमें कोई जान नहीं है। इसी तरह आप जो अभी हमें दे रहे हैं 1940 में डोमिनियन स्टेटस, उसमें भी कोई जान नहीं है। तो इसी के अगेंस्ट में गांधी जी इंडिविजुअल सत्याग्रह लॉन्च करते हैं और पहले इंडिविजुअल सत्याग्रही जिनको मनाया जाता है वो है विनोबा भावे और सेकंड इंडिविजुअल सत्याग्रही कौन होते हैं, जेएल नेहरू। ठीक है? उसके बाद 1942 में क्रिस मिशन आता है, उनका भी सेम ही एजेंडा था कि कैसे शांत रखा जाए इंडिया का माहौल, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 उधर ऑलरेडी चल रहा है, ऑलरेडी फुल पेस पे है। तो उस समय जो पीएम थे विंस्टन चर्चिल, उन्होंने सर स्टैफोर्ड क्रिप्स को भेजा यहाँ पे, क्रिप्स मिशन का हेड बना के कि आप जाओ, आप देखो क्या-क्या चाहिए इंडियंस को, उनको दो और डोमिनियन स्टेटस एस्टेब्लिश करो। तो यहाँ पे भी वापस से डोमिनियन स्टेटस को रिजेक्ट कर दिया जाता है। इसका एम था, जो भेजा गया था क्रिप्स मिशन, इसका ये यही एम था कि फुल सेल्फ गवर्नमेंट आपको देंगे, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में डोमिनियन स्टेटस के अंडर आपको रहना पड़ेगा। आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 वो भी हम लोग आपको जो देंगे वो आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2, अभी नहीं, आप शांत रहिए। अभी इंडियन को शांत करने के लिए एक मिशन लाया गया था, लेकिन ऑब्वियसली रिजेक्टेड बाय गांधी जी। गांधी जी ने एक बहुत बढ़िया बात कही थी। उन्होंने कहा था कि ये जो आप क्रिप्स मिशन लाए हो, डोमिनियन स्टेटस दे रहे हो, ये तो हमको चाहिए ही नहीं अब। इट इज ए पोस्ट डेटेड चेक ऑन ए क्रम्बल्ड बैंक। ये एक ऐसा आप पुराने दिन का चेक दे रहे हो जो ऐसे बैंक पे जो ऑलरेडी डूबने वाला है, तो हमको नहीं चाहिए। तो इसको रिजेक्ट कर दिया गया था और क्रिप्स मिशन के अगेंस्ट में हम लोगों ने लॉन्च किया था क्विट इंडिया मूवमेंट 1942। इसको बॉम्बे में लॉन्च किया गया था। 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने कॉल कॉल दिया था, डू और डाई। अभी या तो करना है या फिर मरना है। इसीलिए फुल सोर्स में हम लोगों ने अपना आंदोलन करना शुरू किया था, लेकिन तब तक ऑलरेडी जो मेजर प्रोमिनेंट फिगर्स थे, ऑलरेडी बहुत सारे जेल पे थे। तो कोई इसका इसका एक परमानेंट कोई लीडर मिला नहीं। लेकिन उषा मेहता नाम की जो लेडी थे, जिनको ग्रैंड ओल्ड लेडी भी कहा जाता है, उन्होंने अंडरग्राउंड रेडियो स्टेशन चलाया और सबको, सारे हिंदुस्तानियों के मन में वो साहस भरा कि अभी लड़ना है। तो ये होते-होते 1944 में सीआर फॉर्मूला आता है। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी अपना प्रपोज़ करते हैं डिमार्केशन पॉइंट, जिसको जिसको हम बाद में रेड क्लिफ लाइन भी कहते हैं। डिमार्केशन पॉइंट बनाते हैं कि ये इंडिया हिंदुस्तान रहेगा, इसको पाकिस्तान माना जाएगा। मतलब कौन सी मुस्लिम मेजॉरिटी से या यहाँ पे जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया है उसको कैसे सेपरेट किया जाएगा, उसके ऊपर सीआर फॉर्मूला आते हैं। फिर आता है वेवल्स प्लान ऑन शिमला कॉन्फ्रेंस, दोनों एक साथ होता है। शिमला कॉन्फ्रेंस जो होता है, इसमें आईएनसी और मुस्लिम लीग को बिठा के ये तय करने की कोशिश की जाती है कि किसको क्या हिस्सा मिलेगा और कैसे पाकिस्तान का फॉर्मेशन होगा, कैसे सेपरेशन होगा, ये सब। लेकिन ऑलरेडी मुस्लिम लीग और आईएनसी एक कोई कॉमन पॉइंट ऑफ व्यू पे नहीं आ पाते हैं, तो इसका कोई नो कॉमन एग्रीमेंट हो नहीं पाता है कोई शिमला कॉन्फ्रेंस। तो शिमला कॉन्फ्रेंस जो है अनसक्सेसफुल रहता है। उसके बाद इंडियन नेशनल आर्मी तब तक बना देते हैं सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस इसके पहले जो इंडियन नेशनल आर्मी को रिवाइव करते हैं बेसिकली, इसके पहले जो नेतृत्व करते हैं रास बिहारी बोस। इसके नेतृत्व में रहते हैं रास बिहारी बोस। ओके, तो इसका सुभाष चंद्र बोस कहाँ से फ़ोर्स लाते हैं? बेसिकली जापान में सुभाष चंद्र बोस ऑलरेडी थे, तो जापान के जो वॉर क्रिमिनल्स थे, मतलब जो इंडियंस थे, इंडियन इन प्रिजनर्स थे, इंडियन प्रिजनर्स थे, जो अंग्रेज़ लोग के तरफ से लड़ रहे थे जापान के साथ। तो वो जब उनको जब प्रिजनर बनाया जाता है, तो जापान गवर्नमेंट को सुभाष चंद्र बोस जी समझाते हैं कि देखिए भाई, ये जो इंडियन है, इनको तो जबरन लड़ाया जा रहा है, इनको तो ज़बरदस्ती लड़ाया जा रहा है। एक्चुअली जापान के सपोर्ट में ही इंडिया है, लेकिन अंग्रेज़ लोग ज़बरदस्ती हमको लड़ा रहे हैं। इसीलिए आप जो आपके जो इम्प्रिज़न में है, उनको आप हमको वापस कीजिए। हम इसको इंडियन नेशनल आर्मी में जॉइन करेंगे और ब्रिटिशर के खिलाफ इंडिया में फाइट करेंगे। तो इसीलिए तब तक अगेंस्ट ब्रिटिश आर्मी ये इंडियन नेशनल आर्मी को संगठन हो जाता है, गठन हो जाता है। सुभाष चंद्र बोस के लीडर रहते हैं। फिर 1946 आते-आते वापस से अंग्रेज, इस बार जो पीएम थे क्लेमेंट एटली, वो भेजते हैं कैबिनेट मिशन। 3 लोगों को भेजा जाता है। पैट्रिक लॉरेंस जो इसके चेयरमैन रहते हैं, स्टैफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर, इनको भेजा जाता है। इनका भी वही एम रहता है कि कैसे इंडिया को शांत बनाया जाए, इंडिया का माहौल को शांत किया जाए, क्योंकि तब तक वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो चुका था। अंग्रेज़ों के पास वो अब वो पावर भी नहीं थी, क्योंकि ऑलरेडी फाइनेंशियली और मैन पावर के थ्रू सब कुछ जा चुका था वर्ल्ड वॉर 2 में। तो इसीलिए अंग्रेज़ चाहते थे कि कैसे इंडिया से पीछे छुड़ाया जाए। तो वो इनको भेजते हैं कैबिनेट मिशन को, बोलते हैं कि आप जाओ, देखो कैसे-कैसे पार्टीशन या डिवीज़न हो सकता है। एनीवेज़, तो जब जब कैबिनेट मिशन आता है, दे आर नॉट इन सपोर्ट ऑफ द प्लान ऑफ पाकिस्तान। मतलब वो पाकिस्तान एक दूसरा नेशन बनाने का कोई सपोर्ट में नहीं थे, क्योंकि उनको पता था कि अ, ये करने से और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएँगे। पाकिस्तान अगर
बना तो इश्यूज़ और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएँगे। जैसे ही मोहम्मद अली जिन्ना को पता चलती है, मोहम्मद अली जिन्ना को जैसे ही ये बात पता चलती है कि कैबिनेट मिशन पाकिस्तान के सपोर्ट में नहीं है, तो वो जुलाई महीने में, जुलाई 1946 में अपने मुंबई के घर से अनाउंस करते हैं कि देखिए हमको तो अब चाहिए जो मुस्लिम लीग है आप उसका यूनिटी नहीं जानते हैं, हमको चाहिए पाकिस्तान बाय हुक और कुक। तो इसीलिए वो बोलते हैं कि अगर हमको पाकिस्तान स्टेट नहीं मिला, पाकिस्तान एक अलग राज्य अलग देश नहीं मिला, तो डायरेक्ट एक्शन हम कर लें। 16 अगस्त 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे हो जाता है मुस्लिम लीग लीग की तरफ से। जो अभी अभी का जो फिलहाल का वेस्ट बंगाल है, उस समय का बंगाल रीजन के में जो आपके सीएम थे वो थे सोहावर्दी, नवाब सोहावर्दी। तो ये मुस्लिम लीग के सपोर्टर थे। तो ये ऑब्वियसली पाकिस्तान फॉर्मेशन के सपोर्ट में थे। तो इन्होंने अपने यहाँ पे जो पुलिसकर्मी हैं उनको छुट्टी पे भेज दिया था। कुछ ऐसा कहा जाता है कि बुरा बाजार एरिया, मटिया बुर्ज एरिया में इन्होंने अपने जो पुलिसकर्मी थे उनको छुट्टी पे भेज दिया था और कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स को देके इन्होंने एक हत्याकांड की शुरुआत कराई। 10,000 हिंदुओं की हत्या कर दी गई थी। तो कोलकाता के मुस्लिम मेजॉरिटीज़ एरिया में। तो इसी के अगेंस्ट में कुछ दिन बाद जब तक ये बात चारों तरफ फैली, बंगाल की एक और एरिया नोआखाली, जहाँ पे जो किसान थे वो मुस्लिम थे और जो जमींदार थे वो हिंदू थे। वहाँ पे भी हिंदूस ने कुछ मुस्लिम किसानों की हत्या कर दी थी और ऐसे ही धीरे-धीरे करके ये आग चारों तरफ फैल गई और बहुत ही बड़ा मेजर स्केल में ये एक हत्याकांड चला था जिसको हम ग्रेट कोलकाता किलिंग्स के नाम से भी जानते हैं। तो ऐसा इंसिडेंट हुआ था और उस समय गांधी जी को जैसे ही खबर मिली वो दिल्ली से नोआखली आ गए थे एंड वो गाँव-गाँव जाके नंगे पैर गाँव-गाँव जाके एक हिंदू नेता और एक मुस्लिम नेता में वो सुलह करने की कोशिश कर रहे थे और ये करीब-करीब गांधी जी यहाँ से लेके 16 अगस्त 1946 से लेके आज़ादी तक मतलब अगस्त 1947 तक करीब-करीब 1 साल का जो लंबा टाइम पीरियड है वहाँ नोआखली में रुके थे, जब तक माहौल पूरा शांत ना हो गया। तो जो कि आज भी हमारे नेता जो मिनिस्टर्स है, अभी मणिपुर में जो समस्याएँ दंगे चल रही है, लेकिन कोई जाके पहुँच वहाँ नहीं जाता या फिर वो बात नहीं करता। लेकिन गांधी जी आज से 70-80 साल पहले भी ये काम कर चुके हैं। खुद जाके सिचुएशन को फेस करके लोगों को शांति बनाए रखने के लिए रिक्वेस्ट किए थे। तो इसीलिए गांधी जी का ओहदा हमारे इंडियन हिस्ट्री में इतना ऊँचे पोज़ीशन में आता है। इसका रीज़न यही है। ठीक है? तो जैसे ही डायरेक्ट एक्शन डे ये वाला बहुत मास किलिंग हो जाता है तो ब्रिटिश गवर्नमेंट सहम जाती है इससे और वो इंटरिम गवर्नमेंट बनाने के लिए 2 सितंबर 1946 में जवाहरलाल नेहरू को प्रस्ताव देती है। जवाहरलाल नेहरू हेड करते हैं और इंटरिम गवर्नमेंट बना दिया जाता है। लेकिन इस गवर्नमेंट में भी कोई मतलब मुस्लिम लीग का कोई सपोर्ट नहीं था। इसलिए जब भी सेशन होता था, कोई मीटिंग होता था उसमें मुस्लिम लीग कोई सपोर्ट नहीं करता था, इसलिए कोई भी रेज़ोल्यूशन पास नहीं हो पाया था। तो जवाहरलाल नेहरू भी इस बात से तंग थे। और फाइनली माउंटबेटन इस चीज़ को सब चीज़ को नोटिस करके उन वो समझ गए थे कि लास्ट अ, द लास्ट पाथवे इज़ पार्टीशन। पार्टीशन के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। तो उस समय माउंटबेटन प्लान आता है 1947 में जो हमारे वाइसरॉय थे उस समय के लॉर्ड माउंटबेटन जो कि आखिरी वाइसरॉय भी थे। तो वो इंडिया और पाकिस्तान 2 सेपरेट स्टेट कंट्री बनाने का डिसाइड करते हैं। यहाँ पे जो अ, ऐसा डिवाइड किया जाता है कि जहाँ यहाँ पे जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया और यहाँ पे जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया को लेके पाकिस्तान बनाने का डिसीजन होता है और जो हिंदू मेजॉरिटीज़ एरिया है ये वाले हिंदू मेजॉरिटी एरिया तो यहाँ पे आपका डिसाइड होता है हिंदुस्तान बनाने का और कुछ प्रिंसली स्टेट भी रखा जाता है जैसे कश्मीर हो गया। यहाँ पे जैसे कश्मीर हो गया, कुछ ये जूनागढ़ हो गया, यहाँ पे हैदराबाद हो गया, ये डिसाइड करते हैं हैदराबाद ये सब डिसाइड करते हैं कि हम इंडिपेंडेंट रहेंगे। तो आपको अगर 3 प्रस्ताव रखा जाता है, आपको पाकिस्तान को कुछ एरिया दिया जाता है, कुछ हिंदुस्तान को दिया जाता है और प्रिंसली स्टेट है, वो आइदर वो पाकिस्तान में जा सकते हैं, हिंदुस्तान में जा सकते हैं या इंडिपेंडेंट रह सकते हैं, ये डिसाइड होता है। तो फाइनली 15 अगस्त 1947 को रात के 12 बजे, जिस दिन माउंटबेटन का लास्ट आखिरी दिन था इंडिया में, उस दिन माउंटबेटन का रिटर्न ट्रिप रहता है। तो उसी दिन माउंटबेटन डिसाइड करते हैं कि भारत को पूरी तरह से स्वाधीनता इंडिपेंडेंस दे दी जाएगी और 1947 रात के 1947 15 अगस्त रात के 12 बजे जवाहरलाल नेहरू का वो फेमस स्पीच आता है कि एट द स्ट्रोक ऑफ द मिडनाइट व्हेन द वर्ल्ड स्लीप्स इंडिया विल अवेक टू लाइफ एंड फ्रीडम। तो ये कहते हैं और वो पूरे जोश से सारे भारतवर्ष को भर देते हैं और इसी के साथ हिंदुस्तान होता है पूर्ण स्वराज जो हमारा गोल था वो हमको मिलता है और हम इंडिपेंडेंस पा लेते हैं अपनी। इसी के साथ शुरू होता है जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जिनको आज आयरन मैन कहते हैं उनका उनका जो स्ट्रगल है वो कैसे सारे जब जब भारत को अंग्रेज छोड़ के गए थे उसमें 556 इफ आई कैन प्रॉपर्ली रिमेंबर 556 प्रिंसली स्टेट्स थे प्रिंसली स्टेट्स उस सबको मिला के कैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल अ, एक एकजुट करते हैं एक सिंगल देश बनाते हैं उसकी कहानी ये आपको एक सोनी लिव में एक डॉक्यूमेंट्री है सोनी लिव में एक सीरीज है फ्रीडम एट द मिडनाइट मैं आपको सभी को रिकमेंड करूंगा वो आप जरूर देखें क्योंकि फ्रीडम एट द मिडनाइट
फिर वहाँ वो अगर आप देखेंगे तो आप समझेंगे कि कितना कॉम्प्लेक्स था और कैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इतनी कॉम्प्लेक्स इश्यू को कितनी आराम से और कितने अच्छे तरीके से हैंडल किया। एनीवेज़ तो सेशन में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में सबका साइन कराया, वो सबको एक साथ लेके आए। लेकिन तब भी जूनागढ़ के जो राजा थे, ये जूनागढ़ बेसिकली था हिंदू मेजॉरिटी एरिया, लेकिन यहाँ के जो राजा थे वो थे मुस्लिम। तो इसीलिए वो चाहते थे, खुद खुद से चाहते थे कि पाकिस्तान में जुड़ जाना। लेकिन जो पीपल्स रेफरेंडम था, यहाँ पे इलेक्शन कराया गया, तो 99.2% लोगों ने कहा जूनागढ़ में कि हम इंडिया के साथ जुड़ना चाहते हैं। इसलिए वापस से सरदार वल्लभ भाई पटेल इंडियन आर्मी को भेज के उसको जूनागढ़ को कैप्चर करते हैं और उनके जो राजा थे वहाँ पे, वो जाके पाकिस्तान में पनाह लेते हैं। साथ में उस समय हैदराबाद के जो उस्मान अली जो किंग थे, उस्मान अली हैदराबाद के किंग थे उस समय, वो भी नहीं चाहते हैं इंडिया में मिलना। तो वो चाहते हैं ना इंडिया में ना पाकिस्तान में, वो चाहते हैं कि ऐसे अलग से अपना एक देश चलाया जाए, अपना टेरिटरी चलाई जाए। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल तभी समझ जाते हैं कि पूरे इंडिया के बीच एक अलग देश का होना, ये जैसे इंडिया के बॉर्डर्स के लिए भी खतरा है और इंटरनल सिक्योरिटी के लिए भी खतरा है। इसीलिए वो उस्मान अली को बाय फोर्स वहाँ पे इंडियन आर्मी को भेज के इसको एक हैदराबाद को एक्वायर करते हैं और लास्ट में कश्मीर वैसे ही आज़ाद रहता है। कश्मीर के राजा जो थे हरि सिंह, वो ऐसे आज़ाद रहते हैं। 22 अक्टूबर को पाकिस्तानी आर्मी कश्मीर पे चढ़ाई कर देती है, हमला बोल देती है कश्मीर पे। वहाँ पे राजा हरि सिंह इस सारे सिचुएशन को देखते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल से हेल्प माँगते हैं, इंडिया से हेल्प माँगते हैं। तो वो इंडिया ऐसे तो राज़ी नहीं होता हेल्प करने का, उनका यही कंडीशन होता है कि आप इंडिया में शामिल हो जाओ, आपको हम सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, आपकी सारी चीज़ें देखेंगे और स्पेशल स्टेट का दर्जा भी दिया जाता है कश्मीर को। प्रॉमिस करते हैं कि कश्मीर को स्पेशल स्टेट का दर्जा दिया जाएगा, स्पेशल स्टेट, जो कि बाद में संविधान में आर्टिकल 360 के नाम से भी जाना जाता था, जिसको बीजेपी गवर्नमेंट ने रिसेंट में उसको हटा दिया। इंस्ट्रूमेंटल ऑफ एक्सेशन में साइन कर दिया गया था और लेकिन जब तक भारतीय सेना पहुंची वहाँ पे, तब तक हाफ कश्मीर ऑलरेडी पाकिस्तान ऑक्यूपाई कर चुका था, जिसको आज हम पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर के नाम से जानते हैं। तो इसका मेजरली दो पार्ट था, एक है गिलगिट बल्किस्तान और एक है आज जिसको ये जम्मू एंड कश्मीर से सटा हुआ एरिया है। ये तो लद्दाख से सटा हुआ एरिया था, ये जम्मू एंड कश्मीर से सटा हुआ एरिया जिसको आज हम पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर कहता है। तो बेसिकली ऐसे ऑलरेडी ये डिवाइड हो चुका था और इसी को पीओके के नाम से भी जानते हैं आज हम लोग। तो उसी के साथ रेड क्लिफ लाइन का भी कॉन्सेप्ट आया था कि जो जहाँ है वहाँ पे सेटल हो जाए और अब भारत और आगे नहीं बढ़ पाया था। तो इसी के साथ यही था कहानी कश्मीर का। और पुर्तगीज़ सबसे पहले आए थे भारत में, लेकिन पुर्तगीज़ आर द लास्ट वन। 1961 में उन्होंने दमन एंड दीव को छोड़ा। तो यही था ऑल ओवर और इसी के साथ मॉडर्न हिस्ट्री होता है खत्म। तो मैं समझ सकता हूँ लेक्चर थोड़ा बड़ा रहा और आप भी थोड़े शायद बोर हो गए होंगे, बट दिस इज़ हाउ अ, इट गोज़। उम्मीद करता हूँ आपको वो सारी चीज़ें अच्छे से समझ आई होंगी और मैंने कोशिश किया है बहुत ही सिंपल और लुसिड वे में आपको समझाने का कि कैसे आप याद रख सकते हैं मॉडर्न हिस्ट्री को एक कहानी के दौर में समझाने का। तो होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। अगर अच्छा लगा वीडियो और आपके कोई दोस्त यार हैं जो हिस्ट्री में इंटरेस्ट रखते हैं, तो आप उनके साथ शेयर कीजिए और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।